जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जयवाला जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा ऐसे ही अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को डबल क्लिक करें। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ पढ़ ली हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखा गया है, पृथक रखा गया है। तो दोस्तों इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, तो इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो दोस्तों इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है या उसके दंड को प्रतिलंब, परिहार या विराम या लघुकरण में बदल सकता है। यहाँ पर भी दोस्तों राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है। तो किसकी सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है इस शक्ति के तहत, क्षमादान की शक्ति के तहत। अतः दोस्तों राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रतिलंब, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है उसके दंड को। दोस्तों यहाँ पर हम प्रतिलंब, परिहार, विराम और लघुकरण को इसी वीडियो में आगे बड़े ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको ये बड़े ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है। तो किसकी सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक, चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग किन मामलों में करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में करता है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो या जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ठीक है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। पहला, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की थोड़ी सी क्षमादान की शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से तात्पर्य हमारा दंड की पूर्णता मुक्ति से है। अर्थात राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को क्षमादान देता है तो न केवल उस दोषसिद्ध व्यक्ति का दंड समाप्त होता है, बल्कि वह उस स्थिति में आ जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि क्षमा से तात्पर्य क्या है, दंड की पूर्णता मुक्ति से है। आगे देखें दोस्तों हम, तो क्षमादान न केवल दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है, बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह क्या हो जाता है, पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। अतः दोस्तों क्षमादान की इस शक्ति को दोस्तों अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। अतः
इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं हम प्रतिलंब, परिहार, लघुकरण और विराम को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों प्रतिलंब की। तो दोस्तों प्रतिलंब के तहत क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिलंब के तहत ये होता है कि मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। तो मृत्युदंड को अस्थायी रूप से क्यों निलंबित किया जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे उद्देश्य होता है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको क्षमादान की याचना के लिए कुछ समय मिल जाए, या फिर दंडादेश के स्वरूप को परिवर्तित करने हेतु याचना के लिए कुछ समय मिल जाए। इसलिए दोस्तों क्या किया जाता है? मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। किसके तहत? प्रतिलंब के तहत। ठीक, तो बात करें दोस्तों प्रतिलंब क्या है? तो दोस्तों इसके तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के रूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों परिहार की। तो परिहार के तहत क्या होता है? तो दोस्तों इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना क्या किया जाता है? दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं परिहार के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना या परिवर्तित करना। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों लघुकरण को। तो लघुकरण के तहत क्या होता है? तो दोस्तों लघुकरण के तहत दंड की प्रकृति में भी परिवर्तन किया जाता है और उसकी मात्रा में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। ठीक, तो लघुकरण की बात करें दोस्तों तो इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। ठीक, यहाँ पर दंड कठोर था तो दोस्तों तो उस दंड को क्या कर दिया? साधारण कर दिया गया। और दोस्तों 2 वर्ष का कारावास था तो उसे कितने में बदल दिया? 1 वर्ष में बदल दिया। तो दोनों में परिवर्तन हो गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विराम की। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों? तो इसके तहत दोस्तों किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों हम बात करें गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। आइए दोस्तों देख लेते हैं विराम की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग सभी दशाओं में कर सकता है। जैसे कि जांच के पूर्व कर सकता है, जांच के दौरान कर सकता है या जांच के पश्चात भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जांच के पूर्व, जांच के दौरान और उसके पश्चात अर्थात सभी दशाओं में कर सकता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के जैसी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर है। क्षमादान की शक्तियों में क्या है? अंतर है। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु दोस्तों राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। या देखें दोस्तों हम कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय अर्थात कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु दोस्तों राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की शक्तियों में निम्न अंतर है। देखें, पहला, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा देखें हम दोस्तों तो राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 143 क्या कहता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है।
दोस्तों राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कब परामर्श लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जब यह प्रतीत हो जाता है कि विधि या तथ्य अर्थात वास्तविक घटना का सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ जिस पर हमें उच्चतम न्यायालय की सलाह लेना आवश्यक है, तब दोस्तों राष्ट्रपति उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के पास सलाह लेने के लिए भेजता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 143 क्या कहता है। परामर्श का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। चलो आगे बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति को यह कब परामर्श लेता है दोस्तों राष्ट्रपति, तो दोस्तों जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य अर्थात वास्तविक घटना का सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तब वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को सलाह के लिए भेजता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 103 क्या कहता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 103 कहता है कि निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 103 क्या कहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 103 यह कहता है कि निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो गया है या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? तो निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है विनिश्चय। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 124 में क्या आया। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 217 क्या कहता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।